नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग पर बात करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे औद्योगिकरण ने भारत की सामाजिक और आर्थिक ढांचा को बदला, कौन से नए उद्योग उभरे और उनका समाज पर क्या असर पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। औद्योगिकरण का युग। कॉलोनियों में औद्योगिकरण। भारतीय वस्त्रों का युग। भारत में मशीन उद्योगों के युग से पहले रेशम और सूती सामान वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हावी थे। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी और बैंकर शामिल थे। उत्पादन का वित्तपोषण, माल ढोना और निर्यातकों की आपूर्ति करना। 1750 के दशक तक भारतीय व्यापारियों द्वारा नियंत्रित यह नेटवर्क टूट रहा था। यूरोपीय कंपनियां सत्ता में आई, पहले स्थानीय अदालतों से कई तरह की रियायतें हासिल की, फिर व्यापार पर अधिकार। पुराने बंदरगाहों से नए बंदरगाहों की ओर जाना औपनिवेशिक सत्ता के विकास का सूचक था। यूरोपीय कंपनियों ने नए बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार को नियंत्रित किया और यूरोपीय जहाजों में ले जाया गया। कई पुराने व्यापारिक घरानों का पतन हो गया, और जो जीवित रहना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आकार के नेटवर्क के भीतर काम करना पड़ा। बुनकरों का क्या हुआ? 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के समेकन से शुरू में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना मुश्किल हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद इसने प्रबंधन और नियंत्रण की एक प्रणाली विकसित की जो प्रतिस्पर्धा को समाप्त करेगी, लागतों को नियंत्रित करेगी और कपास और रेशम के सामानों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। ये चरणों की एक श्रृंखला का पालन करके स्थापित किया गया था। 1. कपड़ा व्यापार से जुड़े मौजूदा व्यापारियों और दलालों को समाप्त करके और बुनकर पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करके। 2. कंपनी के बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ व्यवहार करने से रोकना। बुनकरों को एक बार ऑर्डर देने के बाद कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दिया गया था। कर्ज लेने वाले बुनकरों को अपने द्वारा उत्पादित कपड़ा गोमस्त को सौंपने की जरूरत थी। बुनाई के लिए पूरे परिवार के श्रम की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे और महिलाएं सभी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लगे होते हैं। पहले, आपूर्ति व्यापारियों का बुनकरों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था, लेकिन नए गोमास्त बाहरी लोग थे जिनका गांव से कोई सामाजिक संबंध नहीं था। कर्नाटक और बंगाल में कई जगहों पर बुनकरों ने अन्य गांवों में करघे स्थापित किए, जहां उनका कोई पारिवारिक संबंध था। अन्य जगहों पर बुनकरों ने गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर कंपनी और उसके अधिकारियों का विरोध करते हुए विद्रोह कर दिया। समय के साथ कई बुनकरों ने ऋण देने से इनकार करना शुरू कर दिया, अपनी कार्यशालाओं को बंद कर दिया और कृषि श्रमिकों को ले लिया। 19वीं सदी के अंत तक सूती बुनकरों को नई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर भारत आता है। 1772 में हेनरी पटुलो ने कहा कि भारतीय वस्त्रों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि कोई अन्य देश समान गुणवत्ता के सामान का उत्पादन नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य से 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट देखी गई। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सूती वस्तुओं के निर्यात में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में कपास के टुकड़ों का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत में सूती बुनकरों को दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1. उनका निर्यात बाजार ढह गया। 2. मैनचेस्टर के आयात से स्थानीय बाजार सिकुड़ गया और भर गया। 1860 के दशक तक बुनकरों को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें अच्छी गुणवत्ता के कच्चे कपास की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल सकी। यहां तक कि भारत से कच्चे कपास का निर्यात भी बढ़ा जिससे कीमत में वृद्धि हुई। 19वीं सदी के अंत तक अन्य शिल्पकारों को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। भारत में कारखानों ने उत्पादन शुरू किया, बाजार में मशीन माल की बाढ़ आ गई। फैक्ट्रियां आए। 1854 में बॉम्बे में पहली कपास मिल स्थापित हुई और 2 साल बाद उत्पादन में चली गई। 1862 तक 4 और मिलें स्थापित की गईं और लगभग उसी समय बंगाल में जूट मिलें शुरू हुईं।
पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में स्थापित की गई थी। 1860 के दशक में उत्तर भारत में एल्गिन मिल कानपुर में शुरू हुई थी और 1 साल बाद अहमदाबाद की पहली कपास मिल स्थापित की गई थी। 1874 तक मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल ने उत्पादन शुरू किया। प्रारंभिक उद्यमी व्यापार का इतिहास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू हुआ जब भारत में अंग्रेजों ने चीन को अफीम का निर्यात करना शुरू किया और चीन से इंग्लैंड में चाय ले गए। कुछ व्यवसायी जो इन व्यापारों में शामिल थे, उनके पास भारत में औद्योगिक उद्यमों के विकास के सपने थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के व्यापार में अपना भाग्य बनाया। बंबई में दिनशॉ पेटिट और जमशेदजी नसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने भारत में विशाल औद्योगिक साम्राज्यों का निर्माण किया। मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की। उद्योगों में निवेश के अवसर खुल गए और उनमें से कई ने कारखाने स्थापित किए। लेकिन औपनिवेशिक सत्ता के कारण भारतीयों को यूरोप के साथ विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार करने से रोक दिया गया था और उन्हें अंग्रेजों द्वारा आवश्यक कच्चे माल और खाद्यान्न, कच्चा कपास, अफीम, गेहूं और नील का निर्यात करना पड़ा था। 3 सबसे बड़ी यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों में बड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रू यूल और जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी है जिन्होंने पूंजी जुटाई, संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना की और उनका प्रबंधन किया। मजदूर कहां से आए? जैसे जैसे कारखानों का विस्तार होने लगा, श्रमिकों की मांग बढ़ती गई। अधिकांश मजदूर काम की तलाश में पड़ोसी जिलों से आए थे। 1911 में बंबई कपास उद्योग में 50% से अधिक श्रमिक पड़ोसी जिले रत्नागिरी से आए थे, जबकि कानपुर की मिलों को अपना अधिकांश कपड़ा कानपुर जिले के गांवों से मिला था। रोजगार फैला, मजदूरों ने मिलों में काम की आस में काफी दूरियां तय की। श्रमिकों की मांग बढ़ने के बाद भी नौकरी मिलना मुश्किल था। काम की तलाश करने वालों की संख्या हमेशा उपलब्ध नौकरियों से अधिक थी। अधिकांश उद्योगपतियों ने एक नौकर को नियुक्त किया, जिसे वह अपने गांव से लाया, ताकि नए श्रमिकों की भर्ती की जा सके। उद्योगपतियों ने नौकरी पेशा को घर बसाने में मदद की और उन्हें जरूरत के हिसाब से पैसा मुहैया कराया। औद्योगिक विकास की विशेषताएं। यूरोपीय प्रबंध एजेंसियां चाय और कॉफी जैसे कुछ विशेष प्रकार के उत्पादों में रुचि रखती थीं। उन्होंने चाय और कॉफी के बागान स्थापित किए और खनन, नील और जूट में निवेश किया। इन उत्पादों का उपयोग केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए किया जाता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय व्यापारियों ने उद्योग स्थापित करना शुरू किया। भारतीय कताई मिलों में उत्पादित धागे का उपयोग भारत में हथकरघा बुनकरों द्वारा किया जाता था या चीन को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण का पैटर्न कई परिवर्तनों से प्रभावित था। जब स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला तो राष्ट्रवादियों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। 1906 से चीन को भारतीय यार्न के निर्यात में गिरावट आई क्योंकि चीनी और जापानी मिलों के उत्पादन से चीनी बाजार में बाढ़ आ गई। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक औद्योगिक विकास धीमा था। युद्ध ने पूरे परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया और भारतीय मिलों ने स्थिति का फायदा उठाया। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास एक विशाल बाजार था। जूट बैग, सेना की वर्दी के लिए कपड़ा, तंबू और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की काठी और कई अन्य सामान। वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में उछाल आया और युद्ध के बाद मैनचेस्टर कभी भी भारतीय बाजार में अपनी पुरानी स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। लघु उद्योगों का दबदबा। देश के बाकी हिस्सों में छोटे पैमाने के उद्योगों का वर्चस्व बना रहा। कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा पंजीकृत कारखानों में काम करता था। बाकी छोटी कार्यशालाओं और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। 20वीं शताब्दी में हस्तशिल्प उत्पादन का विस्तार हुआ। 20वीं शताब्दी में हथकरघा कपड़ा उत्पादन का विस्तार हुआ। ये तकनीकी परिवर्तनों के कारण हुआ क्योंकि उन्होंने नई तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया जिससे उन्हें लागत में अत्यधिक वृद्धि किए बिना उत्पादन में सुधार करने में मदद मिली। बुनकरों के कुछ समूह मिल उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा में जीवित रहने के लिए दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में थे। कुछ बुनकर मोटे कपड़े का उत्पादन करते हैं जबकि अन्य महीन किस्में बुनते हैं।
बुनकर और अन्य शिल्पकार जिन्होंने 20वीं शताब्दी के दौरान उत्पादन का विस्तार करना जारी रखा, जरूरी नहीं कि वे समृद्ध हों। उन्होंने सभी महिलाओं और बच्चों सहित लंबे समय तक काम किया। लेकिन वे केवल कारखानों के युग में पिछले समय के अवशेष नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया के अभिन्न अंग थे। माल के लिए बाजार। जब नए उत्पादों का उत्पादन किया जाता है तो विज्ञापनों ने लोगों को उत्पादों को वांछनीय और आवश्यक दिखाने में मदद की। उन्होंने लोगों के दिमाग को आकार देने और नई जरूरतों को बनाने की कोशिश की। आज हम उन विज्ञापनों से घिरे हैं जो अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, गली की दीवारों, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। औद्योगिक युग की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने उत्पादों के लिए बाजारों का विस्तार करने और नई उपभोक्ता संस्कृति को आकार देने में एक भूमिका निभाई। मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने गुणवत्ता को चिन्हित करने के लिए कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाए। जब खरीदारों ने लेबल पर बड़े अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ देखा, तो उन्हें कपड़ा खरीदने के बारे में आश्वस्त होने की उम्मीद थी। कुछ लेबल छवियों के साथ बनाए गए थे और खूबसूरती से तैयार किए गए थे। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र दिखाई दिए। निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए मुद्रण कैलेंडर शुरू किए गए थे। इन कैलेंडरों में नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं की आकृतियों का उपयोग किया जाता था। बाद में विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का माध्यम बन गए। तो दोस्तों, आज हमने औद्योगिकरण का युग के बारे में काफी कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। हमें आशा है कि आप हमारे साथ जुड़ रहेंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।